अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 केमिकल कॉम्बिनेशन। उम्मीद करता हूँ आपको पिछले तमाम लेक्चर्स समझ आए होंगे। आज चैप्टर नंबर 2 में जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे उसमें है केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? अगर आप इसको केमिस्ट्री के हवाले से जाने तो केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब ये है कि दो चीज़ों या दो मैटर का या दो एलिमेंट का या दो कंपाउंड का आपस में मिलाप होना या आपस में दोनों का जमा होना, और जमा होने के बाद जो उनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज हो जाना, और चेंज होने के बाद वो कोई एक नई शक्ल इख्तियार कर लें तो वो हमारे पास केमिकल कॉम्बिनेशन कहलाता है। अब इस केमिकल कॉम्बिनेशन के कुछ लॉज हैं, कुछ कानून हैं, और वो 4 लॉ हैं। सबसे पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, और चौथा है हमारे पास लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, जिसमें से आज हम सिर्फ 2 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर। पेज नंबर 12 पर आप देख सकते हैं। अगर मैं मैटर की बात करूं तो मैटर में चेंजेस आती हैं, और ये आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे होंगे कि सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है, लिक्विड गैस में चेंज होती है, और फिर वो गैस दोबारा लिक्विड पार्ट में आ जाता है। तो ये तो मैटर में चेंजिंग होती रहती है। ये जो चेंजिंग है ये कहलाती है केमिकल चेंजेस। क्यों? क्योंकि जो पूरा का पूरा कंपाउंड है या पूरा का पूरा जो मैटर है वो तब्दील हो गया है, उसकी जो केमिकल चेंजेस हैं वो भी उसमें हो चुकी हैं। अब लेवॉइजर ने जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का कानून दिया था, वो कानून कुछ यूं था कि मास इज नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। इसका जो आसान सा मतलब है वो ये है कि आप चाय को बनाने जाएं, आपने उसमें 2 कप चाय के लिए चढ़ाए। अब उसके अंदर जो तमाम रिएक्शन हो रहा है उसमें क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने 2 कप चाय को चढ़ाया हो और वो 3 कप हो गया हो? नहीं हुआ होगा। तो ये क्या हुआ? मास इज नीदर क्रिएटेड। केमिकल रिएक्शन में चूंकि मास नहीं बढ़ता, तो जब आपने 2 कप चाय के लिए चूल्हे पर रखे थे तो वो 3 कप नहीं हुए या वो 2.5 कप नहीं हुए। क्यों? क्योंकि केमिकल रिएक्शन में मास बढ़ता ही नहीं है, नॉट डिस्ट्रॉय, और ना ही कम होता है। या ऐसा हुआ कि 2 कप रखे, हाँ वो तो इन केस ये कि आप उसकी हीट ज्यादा कर दें, लेकिन उसकी जो कांस्टेंट टेम्परेचर है उस पर जब आप उसको हीट अप देंगे, उसका जब रिएक्शन कराएंगे तो वो घटेगा भी नहीं और ना बढ़ेगा। इसको आसान अल्फाज में कुछ यूं लिखते हैं कि केमिकल रिएक्शन के अंदर जब इनिशियल जो वेट है, यानी जब दो चीजों को आप आपस में रिएक्ट कराते हैं, जब दो चीजों को आप आपस में मिलाते हैं, तो वो मिलाने से पहले और मिलाने के बाद जो उनका प्रोडक्ट बनता है, दोनों की अमाउंट ऑफ वेट सेम रहती है। मिसाल के तौर पर आपने बिरयानी के लिए चावल रखे और उसमें तमाम अज्जा को डाला। अब जब आपने बिरयानी बनाना शुरू की, उससे पहले जो आप तमाम चीजें बिरयानी बनाने में डाल रहे थे उन चीजों का वेट कर लें, और फिर जब उसको आप पतीली में डाल लें और पूरी बिरयानी बना लें तो उसका वेट कर लें। तो जो चीजें आपने डाली थी उसका वेट, और जब वो बिरयानी पक गई जो प्रोडक्ट बना उसका वेट, दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। तो ये है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब इसको प्रूव किया, यानी इस लॉ को एक साइंटिस्ट है हमारे पास, एच लैंडोल्फ, जर्मन केमिस्ट थे वो। उन्होंने इस बात को प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन के जरिए प्रूव किया। पेज नंबर 13 पे देखें, कह रहे हैं जर्मन केमिस्ट एच लैंडोल्फ स्टडीड अबाउट 15 डिफरेंट केमिकल्स। उन्होंने 15 मुख्तलिफ केमिकल्स के बारे में इसको डिस्कस किया, और डिस्कस करने के बाद क्या किया, एक उन्होंने एच शेप ट्यूब ली, जो आपको अपनी बुक में भी दिख रही है और स्क्रीन पर भी। एच शेप ट्यूब
एंड फिल द टू लिम्स ए एंड बी। अब उन्होंने उनकी दो जो पांव थे, लिम्स कहते हैं पांवों को, उन दोनों पांवों को एक नाम दिया, एक को नाम दिया ए, एक को नाम दिया बी, नाम दिया। और फिर ए के अंदर जो उन्होंने केमिकल डाला वो डाला AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, और जो बी लिम थी उसमें डाला HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इसको डालने के बाद उन्होंने इस H शेप के ट्यूब को वेट किया, उसका वजन किया, और फिर द ट्यूब वॉज वेट इनिशियली इन अ वर्टिकल पोजिशन, बिल्कुल सीधा ऐसे ही रखा और उसको उसका वजन किया। और वो जो ट्यूब थी वो सील थी। उसके सील होने की वजह ये थी कि ना तो उसके अंदर कोई चीज आ सके और ना उससे कोई चीज एवापोरेट होकर या वैसे ही बाहर जा सके, तो सील होने की वजह ये थी। अब उन्होंने उसको क्या किया, वर्टिकल पोजीशन में। वर्टिकल पोजीशन में इसलिए किया ताकि आपस में केमिकल मिक्स ना हो। अगर इसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लाते तो केमिकल मिक्स हो जाते, तो चूंकि वर्टिकल पोजीशन में मिक्स नहीं हो रहे थे, आपस में मिल नहीं रहे थे, तो उन्होंने वेट किया। अब जब वेट किया तो उसके बाद द रिएक्टेंट्स वर मिक्स्ड बाय इन्वर्टिंग एंड शेकिंग द ट्यूब। फिर क्या किया, फिर दोनों को आपस में शेक किया, इस पूरी ट्यूब को शेक किया। शेक करने के बाद जो AgNO3 था, जब वो HCl के साथ मिक्स हुआ तो उसने AgCl बनाया। फिर जब दोनों को शेक कर लिया और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ बात चली गई, दोनों को शेक किया तो उससे पहले वो रिएक्टेंट थे, फिर बाद में क्या बन गए, प्रोडक्ट बन गए। तो पहले जो वेट किया और उसके बाद जो वेट किया, ही ऑब्जर्व दैट द वे रिमेन सेम। और फिर उन्होंने इस बात का मुशाहिदा किया कि जब हमने मिक्स नहीं किया था इन केमिकल्स को, उसका वजन और मिक्स करने के बाद का वजन, दोनों वजन क्या थे, सेम थे। लास्ट में कह रहे हैं दस द टोटल मास ऑफ द सब्सटेंस बिफोर द रिएक्शन, रिएक्शन से पहले जो मास का वजन था इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द सब्सटेंस आफ्टर द रिएक्शन, और जो रिएक्शन के बाद का वजन था तो वो दोनों क्या थे, सेम थे। तो इस बात से क्या साबित हुआ कि मास इज नीदर क्रिएटेड, कि ना मास बढ़ा नॉट डिस्ट्रॉय, ना कम हुआ। कब, जब केमिकल रिएक्शन हुआ। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है हमारे पास लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, पेज नंबर 14 पे आप देखें। साइंटिस्ट हैं हमारे पास, फ्रेंच केमिस्ट लुइस प्राउस उनका नाम था। 1779 में उन्होंने इस कानून को पेश किया। वो कानून क्या था, डिफरेंट सैंपल्स ऑफ द सेम कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास। इसकी एग्जाम्पल को समझना है बेसिकली, यानी ये बज़ाहिर तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा स्टेटमेंट, लेकिन इसकी एग्जाम्पल को जब समझेंगे तो आपको खुद ब खुद ही स्टेटमेंट समझ आएगी। एग्जाम्पल में कह रहे हैं, फॉर इंस्टेंस एवरी सैंपल ऑफ प्योर वाटर दो प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी और ऑब्टेन फ्रॉम रेन, रिवर और वाटर पंप कंटेन्स 1 पार्ट हाइड्रोजन। अगर आप एक ही कंपाउंड के डिफरेंट सैंपल्स लो, मिसाल के तौर पर आप वाटर लेते हो H2O, अब वो वाटर चाहे दरिया का हो, वो वाटर चाहे बारिश का हो, वो वाटर चाहे समंदर का हो, वो वाटर कहीं का भी हो, जब आप उसको प्योर फॉर्म में लेके आओगे, जब उसकी खालिस फॉर्म में लेकर आएंगे, तो जो सेम कंपाउंड के डिफरेंट सैंपल्स हैं वो हमेशा सेम एलिमेंट्स को कंटेन करेंगे। मिसाल के तौर पर जब आपने रेन से पानी को लिया, बारिश का पानी आपने लिया, दरिया का पानी आपने लिया, समंदर का पानी आपने लिया, उस पानी को आपने अलग अलग बॉटल के अंदर रख लिया और फिर उसको प्योर फॉर्म में करा। अब पानी है डिफरेंट सैंपल्स के, यानी एक है बारिश का, एक है दरिया का, एक है समंदर का, लेकिन जब आप उसको प्योर फॉर्म में लेकर आए तो आपने ये देखा कि उनके जो एलिमेंट थे वो सेम थे। यानी उनके जो एलिमेंट थे वो क्या थे, H और O, जिसमें H के जो मॉलिक्यूल थे वो 2 थे और ऑक्सीजन का एक एलिमेंट हमारे पास उसमें मौजूद था, और उसका जो मास होगा वो भी सेम रहेगा। मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन का मास अगर सिंगल लिया जाए तो 1 होगा, और अगर ऑक्सीजन का मास उसके अंदर वाटर के अंदर लिया जाए तो वो 8 होगा। तो ये है
लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कि जब आप डिफरेंट सैंपल्स के डिफरेंट सेम कंपाउंड लें, यानी अलग अलग सैंपल लें एक ही चीज के, तो उसके अंदर एलिमेंट जो होंगे, जो उसमें एलिमेंट आपस में जुड़े होंगे, वो हमेशा सेम रहेंगे और उनका मास भी हमेशा सेम रहेगा। तो ये है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। उम्मीद करता हूँ आपको ये तमाम चीज़ें समझ आई होंगी। अगर इसमें कोई सवाल हो तो वो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। से स्टॉप।